हेलो दोस्तों, आइए देखेंगे संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, पैटर्न आपका बीपीएससी का पैटर्न है, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि समान रूप से जो आप जो देते हैं ईएमआरएस आप देते हैं, या फिर आप देते हैं डीएसएसएसबी की एग्ज़ाम्स देते हैं, या नेट की एग्ज़ाम्स देते हैं, तो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं अगर संगीत से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों के लिए यह क्लास है। क्योंकि दोस्तों, संगीत का जो प्रश्न है वो संगीत से ही तो पूछा जाता है, और पढ़ाई किसकी चल रही है? संगीत की ही। तो इसी में से आपको बीपीएससी का भी पूछना है और ईएमआरएस भी, डीएसएस भी। तो इसलिए आपका भले ही मैं बता दे रहा हूँ कि पैटर्न भले ही बीपीएससी का रखा हूँ, लेकिन टोटल आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं संगीत के, वहाँ हर जगह आपको यह जो है उपयोगी रहने वाला है। तो सेशन को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा, और यहाँ आप लोगों के लिए जो है हम लास्ट में आपके लिए जो है जीके जीएस का भी सेशन जो है इसी में शामिल रखे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए जीके जीएस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को देखते हुए जो है जीके जीएस का कोई अलग से क्लास नहीं, सेम जो है इसी में आपका रिवीजन हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे सेशन को। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन बस छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पे नए हैं, आप पुराने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बस आपसे ही जो है नोटिफिकेशन जो है आप ऑल कर लीजिएगा, तो आपको सारे सेशन जो है एक तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और साथ में आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो है मेरा क्या फ़ायदा? तो दोस्तों मेरा ये फ़ायदा होगा कि मोटिवेशन जो है दोस्तों बढ़ता है, और अगले वीडियो के लिए जो है बहुत ही उत्साहित होता हूँ। ठीक है, ताकि आपके सामने जो है फुल्ली एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए जो है प्रकट कर सकूं, ला सकूं वो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, जैसा कि रिवीजन क्लास चल रहा है रेगुलर का। तो पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ण कौन सा है? देखिए, वर्ण अगर हम बात कर ले, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वर्ण संगीत में 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि वर्ण कौन सा है हमारा, अस्थाई है, अंतरा है, संचारी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा अस्थाई, आपका जो दिख रहा है आरोही दिख रहा है, अवरोही दिख रहा है, और ये संचारी। तो ये आपके 4 वर्ण होते हैं, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। तो यहाँ पे जो एक है आपका वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे हमको तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 कौन सा, एक अस्थाई दिख रहा है और एक संचारी दिख रहा है। तो यही हमारा वर्ण है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 2 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अस्थाई, आरोही, अवरोही, इन तीनों के संयोग से की गई क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, अस्थाई होता है, आरोही होता है, अवरोही होता है, इन तीनों के जो संयोग से जो क्रिया की जाएगी ना, तो इससे चौथा वर्ण हमारा प्राप्त हो जाएगा। चौथा वर्ण क्या होगा? ये आपका संचारी वर्ण। ठीक है, कौन सा चौथा जो हो जाएगा? ये आपके संचारी वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट किनके द्वारा बनाया गया है? भाई 10 थाट किनके द्वारा बनाया गया? वेंकट मुखी नहीं भाई, ये तो 72 मेल माने हैं, इनके अनुसार तो मेल चलता है, मेल को ही थाट बोलते हैं, उसको ही संस्थान बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो याद रखनी है। देखिए, पलुस्कर जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको ये भातखंडे जी ने 10 थाटों की रचना की है। ठीक है, 10 थाटों की रचना की है भातखंडे जी ने। यही 72 मेल जो आपको दिख रहा है ना वेंकटमुखी का, तो इसी के आधार पे जो है 10 थाटों की रचना की है आपके भातखंडे जी ने। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है नंबर 4 का प्रश्न है कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी बना दे। देखिए, स्वरों का जो कंपन होता है, आप लोग जानते हैं कि स्वरों का कंपन जिसको क्या करते हैं, जब सुनते हैं तो उसका सुख क्या होता है? चित्त हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आनंदित होने लगता है। तो देखिए, ऐसा किस में है? तो ये होता है गमक में। ठीक है, ये किस में होता है? गमक में। स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी बना दे, उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है गमक कहलाता है। ठीक है, चलिए, गमक 15 प्रकार के होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया कि दक्षिण भारतीय ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार बताए गए? देखिए, मैंने अभी आपको 15 बताया, तो भाई ये दक्षिण का नहीं है, ये उत्तरी संगीत का है 15 गमक। लेकिन यहाँ पे जवाब क्या मांगा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार? तो दोस्तों आपको बता दूं कि गमक के यहाँ पे 10 प्रकार बताए गए हैं ये आपके दक्षिणी संगीत ग्रंथों में। वैसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जो है गमक माने हैं, 20 प्रकार के गमक के बारे में बताया है। तो यह व्यक्ति कौन है? ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न यहीं से शुरू करते हैं आप लोगों का। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि 20 गमक किनके अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 6ठा नंबर का प्रश्न है, तिरिप नामक गमक को आजकल क्या कहते हैं? देखिए, यानी कि आजकल यानी आधुनिक में। तो तिरिप नामक जो गमक है, तिरिप गमक को आज का जो गमक है वो उसको क्या कहते हैं?
तिरिप का जो हो जाएगा क्या मीड कहते हैं, हिल्लोल कहते हैं, खटका कहते हैं, किसको? तो ये आपका जो है खटका नहीं होगा, क्योंकि खटका तो जानते हैं आहत गमक को खटका कहा जाता है। इसलिए यहाँ जो जवाब होगा तिरिप गमक जो हो जाएगा आपका, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हिल्लोल कहा जाता है। ठीक है, तिरिप गमक को आजकल क्या कहते हैं? हिल्लोल कहते हैं, या फिर आपसे पूछे कि आधुनिक में क्या कहते हैं, तो हिल्लोल ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? स्फुरित गमक को आजकल क्या कहा जाता है, यानी आधुनिक काल में क्या कहा जाता है? मीड, गिटकिरी, खटका क्या कहते हैं? तो खटका तो मैंने बता दिया, मीड तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका प्लावित गमक है। ठीक है, तो बच जाता है आपका गिटकिरी। यहाँ पे गिटकिरी जो है क्या हो जाएगा? स्फुरित गमक हो जाएगा। ठीक है, स्फुरित गमक को आजकल हम लोग क्या गिटकिरी के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ जो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि तिरिप गमक का मात्रा काल है। देखिए तिरिप गमक किसको कहेंगे? तिरिप गमक का जो मात्रा काल क्या होगा? 4/3 या फिर 1/8 या फिर 1/4। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तिरिप गमक का जो मात्रा काल 1/8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि कंपित गमक। देखिए गमक के 15 जो प्रकार हैं उसी में से ये आपका तिरिप गमक है, कंपित है, प्लावित है, हुम्फित है, तो ये सब उसी के प्रकार हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कंपित गमक का मात्रा काल क्या है। देखिए कंपित गमक का अगर हम मात्रा काल की अगर हम बात कर ले तो कंपित गमक का मात्रा काल हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1/8 तो मैंने बता ही दिया आपको कि तिरिप गमक है, कंपित 1/4 है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, अल्पत्व व बहुत्व का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि भाई अल्पत्व और बहुत्व का जो है ये किसने बताया, सर्वप्रथम जो है किस ग्रंथ में ऐसा मिलता है। तो देखिए ये बताने वाले कौन थे? आपके सारंग देव थे। ठीक है, कौन थे? सारंग देव थे। तो भाई सारंग देव जब बताए हैं तो इनका कोई तो ग्रंथ होगा, उसी में ना बताए होंगे, तो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत रत्नाकर। ऐसा संगीत रत्नाकर में बताया गया है अल्पत्व और बहुत्व के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए अल्पत्व और बहुत्व क्या है मैं बता चुका हूं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गीत या बंदिश का समाप्ति स्वर क्या कहलाता है। देखिए गीत या बंदिश का जो समाप्ति स्वर होता है उसको क्या कहते हैं? जहां पे हम गीत को क्या करते हैं? अंत करते हैं, तो जो समाप्ति वाला स्वर होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? उस स्वर को हम लोग क्या कहेंगे? वो स्वर जो कहलाएगा दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे न्यास का स्वर। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, न्यास का स्वर। ठीक है, और जहां से हम प्रारंभ करते हैं वो क्या कहलाता है? वह ग्रह स्वर। ठीक है, ग्रह स्वर, और जो स्वर ज्यादा लगता है उसमें उसको कहते हैं अंश स्वर। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 12 का, किसी भी राग के मूल स्वरूप को छुपाकर, ठीक है, मूल स्वरूप को छुपाकर उस पर उसकी संप्रकृति राग की छाया दिखाना। यानी हम अगर हम कोई गा रहे हैं राग, तो मूल राग जो है उसको क्या करेंगे? उसको छुपाकर और इससे मिलता जुलता यानी कि इसका जो संप्रकृति राग है उसको हम दिखा देने, उसका जो है छाया, ये जो संप्रकृति है इसका छाया अगर हम इसमें दिखा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आपका तीरोभाव हो जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे तीरोभाव। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 13 है कि तीरोभाव शब्द का क्या अर्थ है। तो तीरोभाव शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको बताएं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये राग में जो है दूसरा जो है संप्रकृति राग का इसमें लाकर छाया दिखा दे रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? यानी हम उस समय क्या कर रहे हैं, मूल राग जो हमारा ये था ना, मूल राग, ये मूल राग को, ये वाला मूल राग को हम क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं, छुपा देते हैं, और ये जो संप्रकृति वाला है इसको हम लाके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? मूल राग के स्वरूप को छुपाना। ठीक है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। तीरोभाव का यही अर्थ होता है, मूल राग का स्वरूप को छुपाना, यानी संप्रकृति वाला को लाके यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या है यहाँ पे कि रात के 12 से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले रागों में कौन सा स्वर प्रबल होता है? क्या वो तीव्र मध्यम है या फिर शुद्ध मध्यम या पंचम? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, रात का 12 है, रात का 12 है, और उससे क्या हो, उसके बाद क्या है, दिन का 12 है। तो रात के जब हम 12 से चलेंगे तो मॉर्निंग भी आएगा इसी दरमियान, प्रातः काल आएगा। तो प्रातः काल का जो मध्यम होता है वो कैसा प्रयोग होता है? शुद्ध प्रयोग होता है। तो यहाँ से लेके हम 12 बजे तक बढ़ जाएंगे। लेकिन यही पूछता कि 12 बजे आपके दिन, ये दिन है ना भाई, इसको दिन मानिएगा,
दिन से। अगर रात की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे शाम आएगा, शाम के बाद ही तो रात आता है। शाम आएगा तो शाम में क्या होता है, तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अब तो समझ गए। अब यहाँ क्या पूछा है कि रात के 12 से, ठीक है, तो क्या आएगा, रात के 12 से बीच में तो मॉर्निंग आना है, तो मॉर्निंग में क्या लगेगा, शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला हमारा जवाब प्रश्न है 15 नंबर का कि कौन सा स्केल 6 स्वर सप्तक का होता है। देखिए 6 स्वर सप्तक वाले जो स्केल होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेरे दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेक्साटोनिक, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हेक्साटोनिक कहा जाता है 6 स्वर वाले स्केल को, ठीक है, 6 स्वर वाले स्वर सप्तक को। देखिए अगर 5 वाला पूछे तो पेंटाटोनिक, 2 वाला पूछे तो डायटोनिक, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको क्या करनी है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है नंबर 16 हमारा प्रश्न हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण में राग के कितने भेद बताए हैं। भाई राग के भेद हैं कितने, जानते हैं कितने, 3 हैं। तो इन्होंने कितने बताए हैं, तो इन्होंने 3 बताए हैं, ठीक है। पंडित दामोदर किस में, तो संगीत दर्पण में, ठीक है, संगीत दर्पण में। अगर प्रश्न ऐसा पूछता कि पंडित दामोदर ने राग के 3 भेद किस ग्रंथ में बताए हैं, तब बताना था कि संगीत दर्पण में। अगर ऐसा प्रश्न रहता कि संगीत दर्पण में किन्होंने राग के 3 भेद बताए हैं, तब आंसर होता पंडित दामोदर। तो भाई एक प्रश्नों के साथ आप लोग जितने तरह से भी आपको है आंसर पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीज़ जो है याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि रागांग, भाषांग तथा क्रियांग के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं। देखिए रागांग, भाषांग, क्रियांग के जो मिश्रित रूप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों कहेंगे, उसको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उसको उपांग कहते हैं, ठीक है, उसको क्या, उपांग। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे तो 18 नंबर का प्रश्न है हमारा, टेम्पर्ड स्केल इनमें से किसके लिए अधिक उपयुक्त है। क्या मेलोडी के लिए है, हारमोनी के लिए है, क्या तान के लिए है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहेगा दोस्तों, देखिए टेम्पर्ड स्केल की हम बात कर रहे हैं ना, तो टेम्पर्ड स्केल इनमें से किसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो मेलोडी नहीं होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा हारमोनी। और हारमोनी जो है पाश्चात्य संगीत जो है हारमोनी पर ही आधारित है, और हमारा हिंदुस्तानी संगीत जो है मेलोडी पर आधारित है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि देसी तालों की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या मार्गी तालों से, देसी तालों से, या तानों से, किससे हुई दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देसी ताल जो है आपकी उत्पत्ति, देसी तालों की संख्या कितनी बताई गई है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा यस और नो में। क्या 120 ही हैं देसी तालों की संख्या, आप लोग बस इतना ही कमेंट कीजिएगा यस या नो, ठीक है, बस इतना ही कमेंट करना है आप लोग को, 120 है या नहीं है देसी तालों का संख्या। अब आइए प्रश्न पे, तो देसी तालों की उत्पत्ति कैसे, तो देसी तालों की उत्पत्ति जो है आपके मार्ग तालों से मानी जाती है, ठीक है, मार्ग तालों से मानी जाती है। अगला प्रश्न है नंबर 20, ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने जो है ना ऐसे ऐसे प्रश्न भी कभी आ जाएंगे जो आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं भी दिया होगा, तो बस वैसे प्रश्नों को भी आप लोगों के सामने समक्ष जो है हमें लाना है और पेश करना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखते हुए बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, ईएमआरएस हो गया, डीएसएस भी हो गया, तो ये सभी जो है पूछे जाते हैं, पूछते हैं ये सब एग्जाम्स में, इसलिए आप लोगों को ये सारे चीज़ों को अध्ययन करना जो है बारीकी से आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शरम ए इशरत, ठीक है। शरम ए इशरत जो है एक ग्रंथ है जिसमें ठेका शब्द का वर्णन किया गया है सर्वप्रथम। जैसे कि आप जानते हैं ना कि राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जैसे कि आपके बृहदेशी में किया गया था, बृहदेशी में, ठीक है, तो उसी प्रकार से ठेका शब्द जो है आपका सर्वप्रथम जो है सरगमे इशरत में वर्णन किया गया था इसी ग्रंथ में। आगे देखिए अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा 21 नंबर का, पलटों का प्रयोग, यानी पलटा जो होता है ना, पलटा, ठीक है, पलटा जो होता है उसी को जो है बहुवचन है वर्ड इसका पलटो, तो उसका प्रयोग क्या जो होता है किस में होता है, रेला में, कायदा में, सितार वादन में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहेगा, पलटों का प्रयोग किस में होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका पलटों का जो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कायदा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कायदा, क्योंकि इसी में इसका प्रयोग होता है पलटों का। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है 22 नंबर का कि जर्व का क्या अर्थ है। देखिए जर्व, जर्व का क्या अर्थ है, जर्व किसको कहते हैं, तो जर्व का जो अर्थ इसमें बताया जाता है ना, मिलान नहीं होगा, प्रहार नहीं होगा, ये आपका जो होगा आघात हो जाएगा। जर्व का क्या अर्थ है, आघात,
ठीक है, इस चीज़ को जो है याद रखना है। ज़र्ब का अर्थ है आपका आघात हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, देखिए दोस्तों, ऐसे-ऐसे प्रश्न जो है आपके सामने जो कभी-कभी आ जाएँगे ना, तो थोड़ा-सा ये छोटी-छोटी होती हैं लेकिन बड़ी मोटी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर का कि ठेके के विकसित रूप को क्या कहा जाता है? तो ठेके के विकसित जो रूप होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, पेशकार, उठान, झाला। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका पेशकार। ठेके का विकसित रूप को पेशकार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, सम पकड़ने के लिए जी बोल का, यानी जिस, भाई यहाँ पे जिस होगा, सम पकड़ने के लिए जिस बोल समूह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सम हम लोग कैसे पकड़ते हैं? तो सम जो है आपका क्या होता है? सम जो है भातखंडे जी ने ऐसे दर्शाया ना भाई, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, सम पकड़ने के लिए जो है क्या करते हैं, जिस बोल समूह का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं उठान। और उठान किस घराने की? बनारस घराने की विशेषता रही है, ठीक है। उठान, ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई कि उठान जो है आपके किस घराने की विशेषता है? तो बनारस घराने की। चलिए आगे देखिए, नंबर 25 हमारा प्रश्न है कि परन को प्रचार में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई परन, ये सब क्या है? तबले घराने से संबंधित जो बातें हैं, तो ये जो है आपके परन के प्रचार में लाने का देख रहे होंगे कभी आप। यहाँ पे तो ऑप्शन से आप छाट नहीं सकते हैं क्योंकि कुदऊ सिंह और किशन महाराज ये दोनों आपके तबले वादक हैं, लेकिन आप तो भरत को इजिली छाट देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका, मैं बता दूं, अब यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि इसका जवाब हो जाएगा कुदऊ सिंह, ठीक है, कुदऊ सिंह। अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 26 नंबर, परन क्रिया किस विधा से संबंधित है? तो परन की जो क्रिया है वो किस विधा से संबंधित है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा सितार वादन नहीं, गायन भी नहीं, क्योंकि ये जो है आपका तबला वादन से है, ठीक है। परन जो क्रिया है किस विधा से? तबला वादन से। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 27 नंबर का प्रश्न है कि मुख्यतः ताल परन की संख्या कितनी है? मुख्यतः ताल परन की संख्या जो है कितनी है? क्या जवाब देंगे इसका? इसका जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5। मुख्यतः ताल परन की संख्या जो है आपको कितनी बताई गई है? 5 बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि स जो आपका है षडज, ठीक है, स से प्रत्येक स्वर के निकाले गए अंतराल को क्या कहते हैं? स से जो प्रत्येक स्वर के जो निकाले गए अंतराल होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसी का जवाब देना है। क्या कहते हैं उसको? क्या उसको स्वरित कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, या अनुलोम कहते हैं? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या जवाब होगा दोस्तों? देखिए, इसका जो जवाब होगा, इसका आपका जवाब हो जाएगा स्वरित हो जाएगा, ठीक है। स से प्रत्येक स्वर को निकाले गए अंतराल को क्या कहेंगे? स से निकलेगा तो स्वरित कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का दोस्तों। इसके बाद जैसे ही संगीत का सेशन खत्म होगा, हम जीके जीएस जो है आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसी सेशन में। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जीके जीएस का भी सेशन जो है आपके 40 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है, ठीक है। चलिए, रेला समूह कौन सी लय में बजाया जाता है? देखिए, रेला कौन सी लय, क्या वो द्रुत लय है, मध्य लय, साधारण लय है, या विलंबित होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ नहीं? तो क्या कहना है इस विषय में? देखिए, विलंबित तो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर विलंबित होता तो हमारा आंसर ई होता, लेकिन हम देखेंगे क्या इसमें आंसर छुपा हुआ है। तो रेला कौन सी लय में? तो भाई हाँ, छुपा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये है द्रुत लय में बजाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा नंबर 30, रेले के प्रचार प्रसार का श्रेय किनको जाता है? रेला, भैया रेला के जो प्रचार प्रसार का श्रेय है ना, वो किनको जाता है? इसका जवाब क्या रहने वाला है? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रेला का जवाब होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, यानी कि नाना साहब पानसे, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? नाना साहब पानसे। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हमारा जो यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके जीएस का सेशन अब लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो जीके जीएस का जो सेशन है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे क्या प्रश्न क्या है हमारा। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीता है? देखिए, महिला और पुरुष दोनों खिताब जीतने वाला कौन था दोस्तों? असम में हुआ था, ये भारत में हुआ था, तो भारत ने ही जीता है। इस चीज़ को ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 56 नंबर का प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, आप लोग को हम बात करेंगे कि विश्व भर में जितने भी दिवस होते हैं, जो मुख्य आपके दिवस हैं, काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैंने एक लिस्ट दे दिया है आपको। कहाँ पे लिस्ट आपका है? टेलीग्राम चैनल पे,
ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जीना नॉलेज के नाम से, और मैं आपको अगर नहीं होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप ज्वाइन वहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से जो है आप लिंक ओपन करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा ना विश्व भर में जितने भी दिवस हैं तो वो सब प्रश्न जो है आपका नहीं छूटेगा, ठीक है जी। चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे मार्च, ठीक है, यानी कि 20 मार्च। देखिए एक चीज़ है दोस्तों, वहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम पे वो तो मिल ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ जो कि जितने भी जो रेगुलर क्लास चल रहा है म्यूजिक सेशन के, तो वो सारे पीडीएफ जो है वहीं पे मिल रहा है, ठीक है, पर डे का पीडीएफ। तो आप लोग जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए अभी और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 57 नंबर का जो है आपका क्या पूछ रहा है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच में हुआ था? तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो कौन से देश के बीच में हुए थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था एक आपका युद्ध अभ्यास। उसका नाम क्या दिया गया था? सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023। आगे देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न कि 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो देखिए ये आपके संगीत के दृष्टिकोण से भाई इंपॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो 58 का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स यही फिल्म था जो कि 95 अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया है, ठीक है। इसी में 95 ऑस्कर पुरस्कारों में ये क्या जीता है? ये फिल्म जो है ऑस्कर जीती है 2023, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स। आगे देखिए अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न हमारा है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? देखिए प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि आपसे क्या पूछेगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? जवाब क्या हो जाएगा? विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो भूदान आंदोलन शुरू किया। अब क्या पूछ रहा है कि किस राज्य से शुरू किया? प्रश्न तो यही है ना। तो भाई इसका जो जवाब हो जाएगा 59 नंबर का, उसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। और कहाँ से? तो आपके आंध्र प्रदेश से शुरू किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर पूछे तो ज्योतिबा फूले को याद रखना है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित जो इसमें साहित्य पूछे जाते हैं वो आपके क्या है? गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। वो जो है उनके द्वारा दो साहित्य जो है महत्वपूर्ण है वो पूछे जाते हैं, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या क्या कह रहा है? तो ये आपका कह रहा है दोस्तों कि इसमें वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो भाई 61 का जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा नदी? तो ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी, ठीक है। लोथल कहाँ है? लोथल अगर डायरेक्ट पूछेगा कि लोथल जो है आपका कहाँ है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 62 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? देखिए पुनर्जागरण का अग्रदूत 62, तो भाई ये आपके पुनर्जागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं ना, ये आपके माने जाते हैं दांते, ठीक है, दांते। बात हो रही है भाई कहाँ की? इटली की। इटली के महान कवि थे दांते, जिनको क्या पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था, ठीक है। और ये जो आपके जो कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण जो है ये इटली के कहाँ? फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। उसके स्थान जो है आपका दांते का जन्म जो है वहीं हुआ था, फ्लोरेंस नगर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, यानी कि जो अगला सेशन यहाँ पे पलटना पड़ेगा पेज को। अब देखेंगे 63 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? क्या सूरत में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में या बॉम्बे में? इसका जवाब क्या होगा? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे। यानी कि जो है आपको बता दूं कि ये जो कपड़ा मिल है बॉम्बे में संचालित हुई थी। और चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा कपास का उत्पादन करता है, क्योंकि कपास जब मिलेगा तभी तो कपड़ा बनते थे पहले।
और भारत जो है विश्व में कपास उत्पादन में इसके बाद यानी कि दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी याद रखना है। अगर जूट मिल के बारे में पूछे ना, तो जूट मिल के बारे में बताना है कि 1855 ईस्वी में पहला जूट मिल लगा था कहाँ, रिसड़ा में, पश्चिम बंगाल, जो कि मैंने करवाया था पिछले सेशन में, तो आपको अगर देखे होंगे तो याद होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भैया यही खिलजी जो है, इसी के दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो, जिन्होंने क्या किया था, कव्वाली गायक, तराना, तबला, सितार, ये सब का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन। तो इस पे जो है आपका जो यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर हम आपको बताऊं कि इसका जो है आपका डी होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया, जी ये भी बिल्कुल सही है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी, इसलिए भी वो जाना जाता था, तो ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये 1, 2, 3 तीनों कथन जो है आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 65 नंबर का हमारा जो प्रश्न रहने वाला है। क्या है प्रश्न हमारा, ये है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है। 65 का जो जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान जो कृष्ण थे वो क्या, जब वो गए थे ना अंदर समुद्र में, तो वो नाग से ही मुलाकात किए थे, तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। ठीक है, समुद्र में, यानी कि भगवान कृष्ण जो है नाग के फन पे चढ़ के क्या हो गए थे, खड़ा हो गए थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसी से, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न हम देखेंगे 66 नंबर का कि इस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया। भाई देखिए कहाँ कहाँ ये सब चीज़ पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैंने अभी आपको बता रहा था कि किसने किया, तो अमीर खुसरो ने ही किया है तबले का आविष्कार। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा वो प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका हो जाएगा 67 नंबर के, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी गलत वाले को चुनना है। कहाँ, पश्चिमी तटीय मैदान का। तो इसका जो जवाब क्या होगा दोस्तों, गलत कौन है, ये आपका जो है केरल कोरोमंडल तट, ये आपका नहीं कहलाता है, आपका तमिलनाडु जो है वो कोरोमंडल तट होगा। ठीक है, इसलिए केरल जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 68 नंबर का ये हमारा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, खाली स्थान को संन्यास के रूप में सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरना है 68 नंबर का। तो 68 नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूस्खलन को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालक के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको, भूस्खलन को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, देखेंगे प्रश्न जो हमारा 69 नंबर से। 69 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा देखना है, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। चलिए, हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं, उन्हें हिमनद खाली स्थान कहा जाता है। 69 नंबर का जो जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है हिमोड कहा जाता है। हिमनद के द्वारा लगाया जाता है तो हिमोड कहलाता है। ठीक है, हिमोड द्वारा, जैसे कि आपके क्या बताया जा रहा है, छोटे बड़े जो आपके सेल होते हैं, रेत होते हैं, तलछट होते हैं, मिट्टी होते हैं, तो उन्हें निक्षेपित जो होते हैं उन्हें हिमनद, हिमोड कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमोड। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 70 नंबर का कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। कौन सा वैसा राज्य है जो कि आपके चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। इसका जो जवाब रहेगा 70 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम कहाँ से घिरा हुआ है, सिक्किम चीन से भी घिरा हुआ है, नेपाल से भी है और इसकी सीमा भूटान से भी है। चलिए आगे देख लेते हैं 71 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से खालिस्तान द्वारा जुड़ी हुई है। तो कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 71 नंबर का जवाब होगा आपके रोहतांग दर्रा। ये आपका जो है स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा के द्वारा जुड़ा गया है। कौन कौन सा घाटियां, ये आपके जोड़ने वाले जो हैं, स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी को जोड़ने वाला कौन है, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, और ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में।
आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 72 नंबर का क्या पूछ रहा है, आपके पूछ रहे हैं कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ था। लोकहितवाद, इसका जो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। लोकहितवाद यानी मुकदमा का जो आपका संकल्पना था वो किस देश में, तो यूएसए में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आहर्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, यानी कि वो कितना समय तक वो क्या करेगा, वो सेवा देगा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, तब वो जाकर क्या बनेगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कितना वर्ष तक सेवा देने के बाद। तो 73 का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कम से कम इसको जो है 10 वर्ष सेवा देना पड़ेगा इधर, किस रूप में, तो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में, तब जाकर वो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का वो न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 74 नंबर का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितना मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न जो है आपके पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। याद रखिएगा 13 दिसंबर कब, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 75 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। क्या उसमें राज्यों द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होना, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या अस्पृश्यता या का उन्मूलन, या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो 75 का जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए 76 नंबर हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो 76 नंबर का प्रश्न है हमारा, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया है। तो संविधान के किस संशोधन के तहत, तो जवाब देना है 105, 122, 101 या 103, किसके तहत जीएसटी जो लागू हुआ है, किसके तहत। भाई इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 101वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जिसको बोलते हैं जीएसटी, वो लागू किया गया है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके, या फिर आपके संविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करके, या राज्य कोष जो घाटे हैं उनमें कमी करके, या उपरोक्त सभी। तो कैसे हम ला सकते हैं मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, क्या कर सकते हैं, तो 77 का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों जितना भी है ना, नगद आरक्षित यानी कि CRR में वृद्धि करके भी कर सकते हैं, आपके संविधिक तरलता अनुपात में भी वृद्धि करके, और राजकोषीय घाटे में कमी करके। सबसे महत्वपूर्ण ये ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको वन लाइनर जब पूछता है तो ये उसमें पूछ दिया जाता है आपको, यही वाला ऑप्शन में। अभी तो आपको तीनों दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही मुख्य ऑप्शन है और यही ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा कि राजकोषीय घाटे में कमी करके हम क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी है। कौन सा व्यवस्था है जो जुड़ी है भाई, तो 78 का जो जवाब रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि मुद्रास्फीति भी है, राजकोषीय घाटा भी है, और चालू खाता घाटा भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 79 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। 79 नंबर का जो प्रश्न हमारा हो जाएगा, चीनी का कटोरा वो किसको कहा जाता है। तो चीनी के कटोरे की अगर हम बात कर लेंगे तो एक देश है आपका ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों क्यूबा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबा। वही होता है चीनी का कटोरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नंबर 80 में तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, जो इसका जो सही जवाब है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में खाली स्थान के साथ होती है। तो ये क्या होता है, वृद्धि किसके साथ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिरावट के साथ
होता है, ठीक है, गिरावट के साथ। तो ये थे दोस्तों आज के जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और आप लोग जो है तैयारी पे लगे रहिए। और जितना करवा रहा हूँ दोस्तों, देखिए एक बार सेशन को, जितना भी सेशन है ना पड़ा हुआ चैनल पे, आप लोग एक बार सारे सेशन को देख लीजिए रिवीजन के दृष्टिकोण से, अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको दोस्तों बीपीएससी लेवल का जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न हम करवा चुके हैं। अब जो आएगा थोड़ा सा एडवांस भी रहेगा, थोड़ा सा बेसिक भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट मुझे आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप लोग को सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोग कमेंट तो देना बिल्कुल ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपसे मुझे जानना है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा, और हम दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए जोश में, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।